जीवन के सुंदर क्षण यूं बीतने लगे जैसे धरती की चाल के साथ ऋतुएं। आनंद और बेला का जीवन भी एक नए दौर में भागा जा रहा है। वो अपने छोटे से घर में सब रंगीनियां भरने का दिन रात प्रयत्न करती, जिससे आनंद को उसके निकट कोई अभाव अनुभव न होने पाए। वह भूल से कभी ऐसा न सोच सके कि बेला में कोई ऐसी कमी है जिसकी पूर्ति संध्या ही कर सकती है। लेकिन इन सब सुविधाओं के होते हुए भी आनंद कभी कभी बहुत उदास हो जाता है और अकेला बैठा घंटों सोचता रहता है। प्राय ऐसा तभी होता है जब कभी भूले से बातों में संध्या का वर्णन आ जाता है। बेला ने इसी विचार को दूर रखने के लिए राय साहब के यहाँ आना जाना भी छोड़ रखा था। वो दिन रात कोई ऐसी विधि सोचती रहती जो संध्या और आनंद के मध्य ऐसी दीवार खड़ी कर दे कि वो उसे सदा के लिए भुला दे। वो आनंद की तड़प को भली प्रकार समझ रही थी। जब से उसे इस बात का ज्ञान हुआ था कि बेला ने उससे झूठ कहा था कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वो और अधिक बेचैन रहने लगा। बेला ने लाख अपनी सच्चाई का प्रमाण देना चाहा, पर वो वास्तविकता को ना छिपा सकी। आनंद को बेला की अदाओं पर हमेशा झुकना पड़ता। वो इस लड़खड़ाती बेचैन जवानी को संभालने का ढंग जानती थी। दफ्तर के बाद शाम के समय को और रंगीन बनाने के लिए उसने समाज के बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए परामर्श दिया। पहले तो आनंद नहीं माना, परंतु अंत में बेला अपनी योजना में सफल हो गई। आनंद इस छोटी सी हार को अनुभव न कर पाया, पर बेला के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। मिलने वालों में उसका पहला निशाना मिस्टर हुमायूं था, जो आनंद का मित्र होने के अतिरिक्त एक विनोद प्रिय व्यक्ति भी था, जो इस भाग्यवान दंपत्ति को देखकर कभी कभी ईर्ष्या से कह उठता, मिस्टर आनंद, कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें बेला जैसी जीवन साथी मिली। हुमायूं प्राय उन्हें फिल्मी जगत में ले जाता। यहाँ थोड़ी ही दिनों में उनके कई मित्र बन गए। हर संगत, हर सभा में बेला आनंद के साथ छाया की भांति लगी रहती, उसे कहीं भी डगमगाने ना देती। आनंद भी दिन ब दिन उसका दीवाना बनता जा रहा था। वो समझती थी कि यह दीवानापन धीरे धीरे आनंद को उसी का बना देगा। इसी प्यार और प्रेम भाव में कभी उसे भूल जाता तो वो उसे रूठ भी जाती। वो झुंझुलाता, तर्क करता और अंत में हार कर झुक जाता। बेला उसकी हार देखकर मुस्कुरा पड़ती। वो उसे प्रेम की बेड़ियों में ऐसे जकड़ लेना चाहती थी कि वो कभी भागने का साहस न कर सके। उसकी यह दशा देखकर कभी कभी उसे संध्या के उस वाक्य पर हंसी आ जाती, देखना, बड़ा चंचल मन पाया है, कहीं तुम्हें छोड़कर उड़ न जाए। एक दिन शाम को जब दोनों रेणु के जन्मदिन पर राय साहब के यहाँ गए हुए थे, तो संध्या भी वहाँ बैठी थी। संध्या ने दोनों को अपने कारखाने के खुलने के अवसर पर निमंत्रण दिया। आनंद ने स्वीकार करते हुए कहा, प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न कैसा, आप लोगों को अवश्य आना होगा। बहुत अच्छा, यदि तुम्हारी यही प्रसन्नता है तो हम अवश्य आएंगे, परंतु उसी दिन तो हमें बाहर जाना है। बेला बात काटते हुए बोली, कहाँ? मिस्टर हुमायूं के साथ पिकनिक का प्रोग्राम जो बनाया था, उसे देख लेंगे। आनंद ने असावधानी से कहा और संध्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम्हारा अधिकार पहले है, हम अवश्य आएंगे। संध्या उसके मन की बात भांप गई और बेला के कंधों पर हाथ फेरते हुए बोली, देखिए, बेला की बात पहले मानिएगा, हमारा प्रोग्राम तो होकर ही रहेगा, कहीं मेरी लाडली बहन के प्रोग्राम में बाधा ना पड़ जाए। संध्या की बातों में व्यंग था, जिसने एक नस्तर सा बेला के मन में चुभो दिया और वो उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसी समय उसके कानों में संध्या और आनंद की हंसी की आवाज गूंजी। बेला को अनुभव हुआ जैसे वे उसकी बेबसी पर हंस रहे हों। वो मन ही मन तिलमिला उठी। वो दिन भी आ पहुंचा। संध्या ने टेलीफोन पर यह याद दिलाया और आनंद ने आने का वचन दिया। संध्या चाहती थी कि वो स्वयं आकर देखे कि उजड़ जाने के पश्चात उसके मन से कितना खरा कुंदन निकला है। आनंद भी उसकी बातों को ना टाल सका, जैसे वो उसके निराश मन को अपने हाथों से कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जब उसने बेला को भी दूसरे दिन संध्या के यहाँ जाने का आदेश सुनाया तो वह सिट पिटा कर बोली,
तो हुमायूं साहब की पिकनिक का क्या होगा? विवश हूँ। यह दिन तो जीवन में एक ही है, पिकनिक तो किसी और दिन भी हो सकती है। तो प्रोग्राम बनाना ही नहीं था। मुझे क्या पता था, परंतु बेला, क्या संध्या की ओर से तुम्हें यह मिथ्या संदेह कैसा है? मुझे क्यों होने लगा? वो मेरी बहन है। पर छोड़िए इन बातों को, आप जहां चाहे जा सकते हैं। और तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आनंद उसकी विमुखता पर हंसकर चुप हो गया। वो जानता था कि थोड़े समय बाद उसका क्रोध ढल जाएगा और वो स्वयं उसके साथ चलने को तैयार हो जाएगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। विवाह के पश्चात आज पहली बार बेला ने रूठ जाने की ठान ली। रात उसने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप बिस्तर में लेटकर पड़ती रही। रात को सोते समय आनंद ने पूछा, आज कौन सा दिन है? सामने कैलेंडर लटक रहा है। ओ आई सी। उसी समय उनका नौकर विष्णु पानी की सुराही रखने भीतर आया तो आनंद ने उसे पुकारा, विष्णु जी सरकार, आज मंगल है? नहीं सरकार, आज तो शनिचर है। आज ही तो पूर्णिमा है ना? नहीं साहब, आज तो अमावस है। तो आज यह व्रत कैसा? आनंद का यह प्रश्न सुनकर बेला की हंसी छूट गई। विष्णु मियाँ बीवी का झगड़ा देख मुंह फेर कर हंसने लगा। आनंद ने उसे शीघ्र मेम साहब के लिए खाना लाने को कहा। मैंने कह जो दिया कि आज मुझे भूख नहीं है, बेला ने गंभीर स्वर में कहा। वो तो मैं जानता हूँ, भूखा तो मैं हूँ, तुम्हारे प्यार का। आनंद ने हाथ बढ़ाकर उसे खींचते हुए कहा। छोड़िए भी, विष्णु आता होगा। तो क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने झुंझलाते हुए अपना हाथ छुड़ाने का व्यर्थ प्रयत्न किया। डरती क्यों हो? ब्याह करके लाया हूँ, भगा कर नहीं। इतने में विष्णु थाली में खाना परोसे भीतर आया। दोनों ठिठक कर रह गए और एक दूसरे से थोड़ा दूर हटने का प्रयत्न करने लगे। विष्णु ने पीठ मोड़ ली और बाहर जाने लगा। आनंद ने आवाज देकर खाना उसके हाथों से ले लिया। विष्णु के बाहर जाते ही वो बेला से बोला, आओ मेम साहब, तुम्हारा व्रत तोड़ दूं। मेरा भी हट है, आज मैं नहीं खाऊंगी। तो मेरा भी यही, तुम्हें आज खिलाकर ही छोड़ूंगा। दोनों और हट आ ठहरा तो निर्णय कैसे होगा? 50-50, अर्थात तुम कुछ झुको और कुछ मैं झुकूं। आप? बेला झट से बात पूरी करते हुए बोली, आप कल पिकनिक पर अवश्य चलेंगे, परंतु एक शर्त पर। वो क्या? तुम्हें संध्या दीदी के यहाँ चलना होगा। पर कैसे? इतना समय और इतनी दूर? मैं मैनेजर की गाड़ी मांग लाऊंगा तो ठीक है, किंतु अधिक समय वहां नहीं ठहरेंगे। आनंद ने हाथ बढ़ाकर रोटी का ग्रास उसके मुंह में ठूंस दिया। बेला खिलखिला उठी और उसने अपने हाथों से एक ग्रास आनंद के मुंह में भी डाल दिया। दूसरे दिन इतवार था, इसीलिए सवेरे ही दोनों तैयार होकर कंपनी के दफ्तर जा पहुंचे। परंतु दुर्भाग्य से मैनेजर अपनी गाड़ी लेकर रात ही कहीं चला गया था। आनंद उलझन में पड़ गया। उसे विश्वास था कि बेला इसी बहाने संध्या के यहाँ जाने से इनकार कर देगी। फासला बहुत था और पूरे दिन के लिए टैक्सी ले जाना भी कठिन था। वो इसी समस्या को सुलझाने की सोच ही रहा था कि बेला बोली, शोरूम में इतनी गाड़ियां जो रखी है, उनमें से एक क्यों नहीं ले चलते? ये सब नई है, बाहर नहीं ले जा सकती। तो क्या हुआ, एक दिन में कोई घिस थोड़े ही जाएगी। नहीं बेला, किसी को ट्राई के लिए देनी हो तो थोड़ी दूर ले भी जाए, पर हमें तो शहर से बाहर जाना है। कौन देखता है? मेरी आत्मा। सुला दो थोड़ी देर के लिए अपनी इस आत्मा को। रंग में भंग डालने से लाभ? आप 20वीं शताब्दी में महाभारत के काल की बातें करते हैं। इस नई गाड़ी से जाने से हमारी कितनी शान होगी। आखिर आनंद को झुकना ही पड़ा। आज पहली बार उसने बेला के लिए अपने जीवन के नियमों को भी बदल डाला। कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया कि i20 का नया मॉडल भोपाल को दिखाना है और गाड़ी को निकालकर बेला को आगे बैठने का संकेत किया।